मेरा नाम सुमन है और कार्तिक मेरा देवर। मेरी आंखों में नींद कहाँ थी। रात के 2 बजे का वक्त था, लेकिन दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल के उस सरकारी वार्ड में ना तो रात का सन्नाटा था और ना ही किसी को चैन। मशीनों की आवाजें, मरीजों की कराहट और नर्सों के कदमों की चहलकदमी, ये सब देख मेरे दिल में खौफ भरता जा रहा था। मेरी गोद में मेरा छोटा देवर कार्तिक गहरी नींद में सो रहा था। नहीं नहीं, वो सो नहीं रहा था, वो तो बेहोश था। डॉक्टर ने कल ही कहा था सेकेंड स्टेज कैंसर है। ये शब्द मेरे कानों में कील की तरह चुभ गए थे। कार्तिक तो अभी सिर्फ 19 साल का था। उसकी उम्र ही क्या थी, अभी तो उसने कॉलेज में कदम रखा था। माँ बाप बचपन में ही छोड़ गए थे। उसके बड़े भाई यानी मेरे पति भी 3 साल पहले सड़क हादसे में चल बसे। तब से मैंने ही कार्तिक को पाला था। मैंने माँ बनकर, बहन बनकर, सब कुछ बनकर उसे संभाला था। अभी कार्तिक ने अपनी पढ़ाई शुरू ही की थी, सपने देखने शुरू ही किए थे कि ये बीमारी आ गई। कार्तिक को जब पता चला था कि उसे कैंसर है, तब उसने कुछ नहीं कहा था, बस मेरे सामने बैठा रहा, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के चेहरे से जवाब ढूंढता है। भाभी, मैं ठीक हो जाऊंगा ना? कार्तिक ने कांपती आवाज में पूछा था। मैंने उसकी ठंडी हथेली अपने हाथों में थामी थी। कार्तिक, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। मैं जानती थी इलाज महंगा है, मेरे पास बचत भी नहीं है। जो थोड़ी सी जमा पूंजी थी, वो कार्तिक की पढ़ाई और घर के खर्चों में कब की खत्म हो चुकी थी। अब मैं कहाँ जाऊं? अगले दिन मैंने अस्पताल के बाहर फुटपाथ पर चाय बेचने वाले रामू काका से बात की। रामू काका कई सालों से वही चाय बेच रहे थे। उन्होंने मुझे अपनी बेटी जैसा समझा था। बेटी, हार मत मानना, भगवान बड़े बड़े चमत्कार करता है, लोग मदद करेंगे। रामू काका ने उसके हाथ में 1500 रुपए रख दिए थे। वही 1500 रुपए जो उन्होंने पूरे हफ्ते में कमाए थे। मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े, पर ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये हिम्मत के थे। मुझे कुछ करना ही होगा। मैंने कार्तिक की रिपोर्ट्स लेकर सरकारी योजनाओं के ऑफिस के चक्कर काटने शुरू कर दिए। हर जगह एक ही जवाब, कागज अधूरे हैं, कल आना। अभी फंड नहीं है, राशन कार्ड पुराना है। मैं थकती गिरती लेकिन फिर उठ खड़ी होती। मुझे पता था कि अगर मैं हार गई तो कार्तिक भी हार जाएगा। एक दिन मैं अस्पताल के गलियारे में बैठी थी, तभी वहां मुझे एक एनजीओ की वर्कर मिली। उनका नाम निधि था। उसने कहा, हम कोशिश कर सकते हैं मैडम, लेकिन इलाज लंबा चलेगा। आपको बहुत से दस्तावेज और फॉर्म भरने होंगे। मुझे तो बस एक उम्मीद चाहिए थी। मैंने बिना कुछ सोचे सब कागज तैयार कर लिए। अब मैं सरकारी मदद, एनजीओ और आसपास के जानने वालों से थोड़े थोड़े पैसे मांग रही थी। जब कोई मुझे इस बात का ताना देता, तो वो ताने मुझे चुभते नहीं थे। मुझे बस मेरे कार्तिक की जिंदगी चाहिए थी। कार्तिक को जब जब होश आता, वो मुझसे कहता, भाभी आप परेशान मत हो, मुझ पर इतना खर्च मत करो, मैं तो आप पर बोझ बन गया हूँ। मैं उसके मुंह पर हाथ रख देती, चुप कर जा, तू बोझ नहीं है मुझ पर, तू ही तो मेरी दुनिया है। मुझे अब अस्पताल की गलियों से भी डर लगने लगा था। हर बार डॉक्टर से मिलने पर कोई ना कोई नई जांच, नई दवाई, नया खर्चा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मैं किस किस से मदद मांगूं। एक रात जब कार्तिक को तेज बुखार आया, तो नर्स ने कहा, इन्हें प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करना पड़ेगा, यहाँ संक्रमण का खतरा ज्यादा है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। प्राइवेट वार्ड? मैं तो जनरल वार्ड के बिल नहीं चुका पा रही थी। मैंने नर्स से हाथ जोड़कर कहा, दीदी कुछ तो कीजिए। मैं कैसे? नर्स ने भी समझाया, बहन जी अगर संक्रमण बढ़ गया तो हालत और खराब हो जाएगी। उस रात मैं वहीं अस्पताल की कैंटीन के बाहर बैठी रही। चाय का ग्लास भी ठंडा हो गया। मेरी आंखें आसमान पर टिकी थी। मैं ऊपर वाले से सवाल कर रही थी, अब क्या करूं? तभी मेरे मोबाइल में कार्तिक के कॉलेज के दोस्त रघु का कॉल आया। भाभी, मैंने सुना कार्तिक को कैंसर है। हम सब कॉलेज में दोस्तों ने पैसे इकट्ठा किए हैं। मैंने एक सोशल मीडिया ग्रुप भी बना दिया है, वहाँ लोग डोनेशन देंगे। आप बिल्कुल भी परेशान मत होना, हम सब आपके साथ हैं। मुझे समझ ही नहीं आया
कि मैं क्या कहूँ। उनकी बातें सुन मेरी आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। मैं कैसे शुक्रिया कहूँ, रघु ने कहा। भाभी, आप बस हिम्मत मत हारना। अगले दिन रघु ने कार्तिक की फोटो, उसकी बीमारी की रिपोर्ट्स और मेरी बैंक डिटेल सोशल मीडिया पर डाल दिए। देखते ही देखते पोस्ट वायरल होने लगी। कुछ लोग मदद कर रहे थे, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे। क्या सच में ये सही है, कहीं फेक तो नहीं? लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे तो बस वो थोड़े थोड़े पैसे दिख रहे थे जो हर घंटे मेरे अकाउंट में आ रहे थे। कार्तिक के एक पुराने प्रोफेसर ने भी अपने स्कूल के पुराने स्टूडेंट से मदद मांगी। मंदिर के बाहर बैठे एक बुजुर्ग बाबा ने अपनी पेंशन के 5,000 रुपए मुझको दे दिए। हर तरह मदद, चाहे वो 50 रुपए की हो या 5,000 की, मेरे लिए बहुत ही अमूल्य थी। कार्तिक अब ज्यादा बोल नहीं पाता था। कीमोथेरेपी ने उसके बाल झाड़ दिए थे। उसका चेहरा सूख गया था, पर आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वो अपनी भाभी को देख देख कर जी रहा हो। एक रात उसने बड़ी मुश्किल से बोला, भाभी मुझे डर लगता है। मैंने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। कार्तिक, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा तुमको, सब ठीक हो जाएगा। कार्तिक ने कांपते हाथों से मेरी उंगलियों को पकड़ लिया। भाभी, मैं जानता हूँ आप मुझे कुछ नहीं होने देंगी। थोड़े थोड़े पैसे तो आ रहे थे, पर इलाज लंबा था। एक कीमोथेरेपी के बाद दूसरी, एक इंजेक्शन 40,000 रुपए का आता था एक बार में। हर बार मुझको लगता अब कैसे होगा, लेकिन जैसे ही वो हार मानने लगती, कोई न कोई मदद लेकर आ जाता। रामू काका ने कई बार रात में चाय बेच बेच कर अपनी कमाई मुझे दे दी। मोहल्ले की औरतों ने घर में रोटियां बनाकर अस्पताल पहुंचाई, ताकि मुझको बाहर खाना ना लेना पड़े। दिन भर कागज, डॉक्टर, नर्स, बिल और रात भर कार्तिक की देखभाल। मेरी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। पर जब भी कोई कहता, बहन जी आप आराम कर लीजिए, तो मैं हंसकर कहती, मेरा आराम तो कार्तिक के ठीक होने में है। एक दिन डॉक्टर ने मुझे बुलाया। अगर हम कार्तिक की ये सर्जरी कर दें तो शायद मरीज की हालत संभल सकती है, लेकिन सर्जरी महंगी है। कम से कम 5 लाख का इंतजाम करना होगा। मुझको लगा जैसे मेरे कानों में बम फूट गया हो। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? लेकिन अब हारना नहीं था। मैंने कार्तिक के दोस्तों को बताया, बेटा अब की बार और बड़ा ग्रुप बनाओ। मैं दरवाजे दरवाजे जाऊंगी, लेकिन ये ऑपरेशन कराऊंगी। मैंने अगली सुबह कार्तिक को अस्पताल में नर्स के हवाले किया और पहली बार अकेली बाहर निकली। पूरे मोहल्ले में, कॉलोनी के हर घर में किसी के दरवाजे पर वो हाथ जोड़कर खड़ी होती, भाई साहब मेरी गुजारिश है, मेरा देवर अस्पताल में भर्ती है, कैंसर है उसे, ऑपरेशन कराना है, 5 लाख रुपए लगेंगे। कुछ लोग पैसे दे देते, कुछ लोग मुंह फेर लेते। बहन जी हम भी परेशान हैं, सब सरकार से करा लो। तुम्हारे जैसे तो बहुत घूमते हैं, कौन जाने सच क्या है। मैं हर जवाब चुपचाप सुन लेती। मेरे पास कोई शिकायत नहीं थी। मेरे पास बस कार्तिक की तस्वीर थी, जो मैं सबको दिखाती थी। हर एक रुपए उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। इधर अस्पताल में कार्तिक की हालत बिगड़ने लगी थी। बार बार उसे तेज बुखार आता, उल्टी होती, उसका शरीर बुखार में तपता रहता। कभी कभी वो अपनी भाभी को याद करता, पर कहता कुछ भी नहीं था। नर्स उसे दवाई देती तो वो बस धीरे से पूछता, भाभी आई अभी? नर्स उसके बालों पर हाथ फेर कर कहती, आएंगी बेटा, अभी थोड़ी देर में। रघु और उसके दोस्त अब सोशल मीडिया पर लोगों को कॉल भी करने लगे थे। वो मेरे पड़ोस के स्कूलों कॉलेजों में जाकर फंड रेजर भी कर रहे थे। कहीं 50 रुपए, कहीं 500, लोग अपनी हैसियत से मदद कर रहे थे। एक दिन एक जाने माने लोकल अखबार में कार्तिक की कहानी छपी। एक भाभी की जंग, देवर के लिए 5 लाख इकट्ठे करने की कोशिश। उस आर्टिकल को पढ़कर पास के एक गुरुद्वारे के कुछ लोग आए। उन्होंने अस्पताल में मुझसे मिलकर 50,000 रुपए की मदद दी। वो बोले, बहन तू अकेली नहीं है, गुरु के घर में देर है अंधेर नहीं। लगातार भाग दौड़, खाना कम, थकावट। एक दिन मैं खुद अस्पताल के बेंच पर बेहोश होकर गिर पड़ी। रामू काका और नर्सों ने मुझे पानी पिलाया। रामू काका बोले, बेटी तू ऐसे खुद को मत खत्म कर, तेरा मरना भी तो कार्तिक के लिए बड़ा दुख होगा। मेरे सूखे होठों पर एक फीकी सी हंसी आई। काका मैं नहीं टूटूंगी, जब तक मेरा बच्चा ठीक नहीं होता मैं मर भी नहीं सकती।
उस रात मैंने अस्पताल के मंदिर में जाकर घंटों बैठे बैठे भगवान से बात की। मेरी आंखों में आंसू थे, पर मैं बड़बड़ा रही थी। भगवान, सब कहते हैं तू है, तो बता दे तू कहाँ है। अगर है तो मेरे कार्तिक को बचा ले। उसकी माँ नहीं है, बाप नहीं है, बस मैं ही हूँ। तू मुझसे ले ले मेरी उम्र, पर उसे बचा ले। मंदिर के छोटे से दिए की लौ मेरे आंसुओं में भीगती रही, पर बुझी नहीं। जैसे वो भी कह रही हो, अभी नहीं, अभी अंधेरा नहीं होगा। डॉक्टरों ने आखिरकार ऑपरेशन की तारीख तय कर दी। बस एक हफ्ता बाकी था। मुझको अब भी 1.5 लाख रुपए और चाहिए थे। कार्तिक के दोस्त दिन रात फंडरेजर कर रहे थे। कोई स्ट्रीट पर पोस्टर चिपका रहा था, कोई स्कूलों में पेंटिंग बना बना कर बेच रहा था। मेरे मोहल्ले की औरतें भी मेरे घर से काम करके रोटियां, अचार, चटनी बनाकर बेचने लगी, ताकि जो भी पैसे आए वो मुझे दे सके। ऑपरेशन से ठीक एक रात पहले कार्तिक ने मुझसे कहा, भाभी, मैं ठीक हो जाऊंगा ना। मैंने उसका माथा चूमा। कार्तिक, देखना, एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तू ठीक होकर अपनी पढ़ाई पूरी करेगा और मैं तुझे कलेक्टर बनते देखूंगी। कार्तिक ने थकान भरी मुस्कान दी। भाभी, आप भी मेरे साथ बैठेंगी ना जब मैं कलेक्टर बनूंगा? मैंने आंसू पोंछते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तेरे साथ हूँ हमेशा। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के बाहर रात और सुबह का फर्क मिट गया था। मेरे हाथ अब भी भगवान के आगे जुड़े थे। अंदर डॉक्टरों की टीम कार्तिक की जिंदगी बचाने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपनी आंखों के नीचे की सूजन और कांपते हाथों को देखा। मुझे खुद पर दया नहीं आई, डर भी नहीं लगा। बस अंदर से एक ही आवाज आती रही, मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, बस कार्तिक, बस मेरा बच्चा ठीक हो जाए। रामू काका ने पास बैठकर उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटी, हिम्मत रख, सब ठीक होगा। 3 घंटे 3 साल जैसे लगे। हर बार ओटी का लाल बल्ब जलता बुझता तो मेरा दिल बैठ जाता। अंत में डॉक्टर साहब आए। उनके चेहरे पर थकान थी, पर एक धीमी मुस्कान भी। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। अब देखना होगा बॉडी कैसा रिस्पॉन्ड करती है। अगले 48 घंटे बहुत जरूरी हैं। आप प्रार्थना कीजिए। मैं उनके पांवों में गिर गई। डॉक्टर साहब, बस उसे बचा लीजिए। कार्तिक को आईसीयू में रखा गया। नलियों से बंधा, ऑक्सीजन मास्क से ढका, मशीनों की बीप पर सांसें टिकी थी उसकी। मैं उस कांच की दीवार के इस पार खड़ी थी। मेरा मन कर रहा था दौड़कर कार्तिक का सर अपनी गोद में ले लूं, जैसे छोटा बच्चा हो, और कह दूं, कुछ नहीं हुआ बेटा, भाभी है यहीं पर। ऑपरेशन के बाद अब भी इलाज बाकी था। पोस्ट ऑपरेटिव केयर, नई दवाइयाँ, रोजाना आईसीयू का खर्च। लेकिन मुझको अब पैसे का डर नहीं रहा। मुझे यकीन हो गया था कि कोई न कोई मदद कर देगा। मुझे तो बस कार्तिक चाहिए था, जिंदा मुस्कुराता हुआ। पहला दिन ठीक बीता। डॉक्टर ने कहा, अब रिस्पॉन्स ठीक है। दूसरी रात कार्तिक को अचानक तेज बुखार हुआ। नर्स से भागी, डॉक्टर दौड़े। मुझको आईसीयू के बाहर ही रोक दिया गया। उसका कलेजा वहीं गिर पड़ा। वो मंदिर के सामने बैठी, भगवान, अब मेरी भी सुन लो, इस बच्चे को मत ले जाओ। सुबह हुई, डॉक्टर ने दरवाजा खोला। बधाई हो, खतरा टल गया। बॉडी ने सर्जरी को स्वीकार कर लिया। अब धीरे धीरे रिकवरी होगी। मैं वहीं अस्पताल के फर्श पर बैठ गई, जमीन पर माथा लगाया। पहली बार महीनों बाद मेरे चेहरे पर हंसी थी, आंसू भी थे, पर अब ये आंसू डर के नहीं, राहत के थे। कार्तिक ने पहली बार धीरे से आंखें खोली। मैं पास गई। कार्तिक ने मेरा हाथ पकड़ लिया, धीमी आवाज में बोला, भाभी, तुम हार गई क्या? मैं हंस पड़ी। तू जिंदा है, मतलब मैं जीत गई। कार्तिक की फटी फटी आंखों से 2 बूंद आंसू बह पड़े। तूने मुझे बचा लिया भाभी। अब कार्तिक को अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली थी। मैंने डॉक्टर्स का धन्यवाद किया। मैंने तो सब नर्सों के पैर भी छुए, रामू काका को गले लगाया। मोहल्ले की वो सब औरतें, कॉलेज के वो दोस्त, सब जैसे एक परिवार बन गए थे। घर आते ही कार्तिक ने सबसे पहले अपनी किताबें मांगी, पुरानी फटी किताबें जिनसे उसने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। अब तू बस पढ़कर काम कर और बड़ा आदमी बन, और फिर मुझे भी संभाल लेना। कार्तिक मुस्कुराया। भाभी, तुम कहीं नहीं जाओगी जब तक मैं तुम्हें कलेक्टर की सीट पर ना बिठा दूं। धीरे धीरे कार्तिक की तबीयत संभली। मैंने छोटी छोटी सिलाई के काम फिर से शुरू किए। मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया
ताकि घर चलता रहे। कार्तिक ने कॉलेज के फॉर्म भरे, फीस के लिए दोस्तों ने फिर चंदा दिया। रामू काका ने कहा, बेटा मेरी तरफ से तेरी पहली यूनिफॉर्म। मैं जानती थी रास्ता अभी लंबा है, कैंसर दोबारा लौट भी सकता था, पैसे की तंगी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अब मुझे डर नहीं था। मुझे भरोसा था अपने प्यार पर, अपनी हिम्मत पर और उन अनजान लोगों पर जिन्होंने किसी और की लड़ाई को अपना बना लिया। कार्तिक अब घर पर था, कमजोर तो था ही, लेकिन उसके चेहरे पर वो मुस्कान लौट आई थी जो बीमारी ने उससे छीन ली थी। मेरे लिए कार्तिक की मुस्कान सबसे बड़ी दौलत थी। कार्तिक के दोस्तों ने पढ़ाई का सारा इंतजाम कर दिया, किताबें, नोट्स, पुराना लैपटॉप, सब कुछ। मोहल्ले के एक टीचर ने कहा, बेटा जब तक तू ठीक नहीं हो जाता तू घर से ही पढ़, मैं आकर पढ़ा दूंगा। कार्तिक ने पहली बार किताब खोलते हुए कहा, भाभी अब मैं रुकूंगा नहीं। अब मैंने भी अपना काम और बढ़ा लिया। पहले मैं मोहल्ले के 3 बच्चों को पढ़ाती थी, अब 10 बच्चे मेरी छत के नीचे आ जाते थे। मैं बच्चों को पढ़ाती और साथ साथ कार्तिक को ताकती रहती। मैं बार बार खुद को यकीन दिलाती, देख वो ठीक है, वो पढ़ रहा है। कार्तिक भी चुपके से भाभी की मदद करता, कभी बच्चों की कॉपी चेक करा देता, कभी रजिस्टर में नाम लिख देता। वो अब बच्चे जैसा नहीं रहा था, बीमारी ने उसे बहुत जल्दी बड़ा कर दिया था। कार्तिक ने उसी साल अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की। वो कमजोर था, दवाइयां अब भी चल रही थी, कभी कभी बुखार भी आता था, लेकिन अब वो हारता नहीं था। रात रात भर पढ़ता और सुबह भाभी को चाय बना कर देता। पहली परीक्षा में जब कार्तिक अच्छे नंबर लाया, मैंने पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटे। रामू काका ने कहा, देख लेना बेटी, ये एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। धीरे धीरे 3 साल बीत गए। कार्तिक ने कॉलेज पूरा किया, फिर उसने सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दी। मैंने अपनी बस्तियों के बच्चों के लिए एक छोटा सा ट्यूशन सेंटर खोल लिया था, ताकि उसका खर्चा कार्तिक पर ना पड़े। कार्तिक ने खुद भी पार्ट टाइम नौकरी शुरू कर दी। उसने अपनी किताबों के पैसे खुद इकट्ठे किए। अब वो मुझसे कहता, भाभी अब मैं तुम्हें रोने नहीं दूंगा। 3 साल की मेहनत के बाद वो दिन आया, सिविल सर्विस का रिजल्ट। मेरी आंखों में उस दिन वही डर लौट आया था, जैसे ऑपरेशन वाला दिन हो। कार्तिक ने रिजल्ट चेक किया, फिर मुझे फोन लगाया। मेरा दिल कांप रहा था। क्या हुआ बेटा? फोन के उस पार से बस एक शब्द आया, भाभी हो गया, मैं अफसर बन गया। मेरे हाथ से फोन गिर गया। मैं वहीं जमीन पर बैठ गई। मेरी हंसी और रोना एक साथ निकल पड़ा। रामू काका ने दौड़कर उसे संभाला। बेटी भगवान ने तेरी सुन ली, तेरा बच्चा कलेक्टर बन गया। कुछ महीनों बाद कार्तिक ने कलेक्टर ऑफिस की कुर्सी संभाली। उस कुर्सी के पीछे दीवार पर उसने अपनी भाभी की तस्वीर लगाई। किसी ने पूछा, ये कौन है सर? तो कार्तिक ने कहा, मेरी माँ, मेरी दुनिया, जिनकी वजह से मैं हूँ। कार्तिक ने अपनी पहली तनख्वाह से मुझे एक छोटी सी दुकान दिलवाई, जिसमें अब मैं बच्चों के लिए किताबें और स्टेशनरी बेचती थी, ताकि गरीब बच्चे पढ़ सके। उसने मोहल्ले की औरतों को भी जोड़ा, सब मिलकर काम करते, बच्चों को पढ़ाते। एक शाम कार्तिक ऑफिस से लौट कर आया। उसने मेरे पास बैठकर कहा, भाभी तुम्हें याद है, एक दिन तुमने कहा था तुम मुझे कलेक्टर बने देखना चाहती हो। मैंने कार्तिक का चेहरा अपनी हथेली में भर लिया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, बस तुझे देखना और तेरा ख्याल रखना है, बस इतना ही। कार्तिक ने मेरी गोद में सिर रख दिया, और वही कार्तिक के लिए सबसे बड़ा ताज था। कार्तिक अब शहर का कलेक्टर था। उसके ऑफिस के बाहर लंबी लाइन लगती थी। लोग उसके फैसलों की तारीफ करते थे, कितना ईमानदार अफसर है, कितना विनम्र लड़का है। पर जब कार्तिक शाम को ऑफिस से लौटता, वो फिर वही कार्तिक होता, जो अपनी भाभी के लिए अब भी वही छोटा देवर था। मैं भी चैन से कहाँ बैठने वाली थी। मेरे दिल में अब एक ख्वाहिश ने जन्म ले लिया। मैं अब अपने कार्तिक का घर बसते हुए देखना चाहती थी। उसके सिर पर सेहरा देखूं, उसकी बेबी देखूं, उसके बच्चे गोद में खिलाऊं। एक दिन मैंने हिम्मत करके कार्तिक से कहा, बेटा अब तेरी शादी कर दूं। कार्तिक ने हंसकर कहा, भाभी तुमने मुझे बचपन से पाला, अब तुम ही दुल्हन भी ढूंढ लो। मेरे चेहरे पर वो पुरानी रौनक लौट आई। मैंने मोहल्ले की चाची और रिश्तेदारों को खबर कर दी। देखते ही देखते रिश्तों की बातें भी आने लगी।
कोई कहता कलेक्टर साहब से रिश्ता जोड़ना है, पर जैसे ही लोग कार्तिक का नाम पूछकर उसकी पुरानी बीमारी का हाल जानते, उनकी आवाज बदल जाती। देख बहन जी, लड़का तो बहुत अच्छा है, पर वो कैंसर वाला केस था ना, कहीं फिर से बीमारी। कोई कहता हम अपनी बेटी को दुख में कैसे डाल दें, दवा चल रही है अभी भी। कोई सीधे मना कर देता, कलेक्टर तो और भी मिल जाएंगे, लड़की तो एक ही है हमारी। मेरे हाथ से रिश्ता फिर टूट जाता। हर बार मैं हंसती रहती, पर अकेले में मंदिर के दिए के सामने बैठकर सुबकती। कार्तिक को भी सब पता चलता, वो मेरे सामने कुछ नहीं कहता, बस रात को किताबें पढ़ता रहता और खिड़की से आसमान देखता रहता। एक रात मैंने उसे छुपकर खिड़की के पास खड़े देखा। वो चुपचाप आसमान में टिमटिमाते तारों को देख रहा था, जैसे कोई अपना जवाब पूछ रहा हो। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। कार्तिक ने धीमे से कहा, भाभी मैं बोझ बन गया क्या? मेरा तो दिल ही फट गया। ऐसा मत बोल कार्तिक, तू तो मेरी जिंदगी है, तेरा कोई कसूर नहीं बेटा। कोई आए या ना आए, पर मेरी दुआ है तेरे नसीब में सच्चा प्यार जरूर आएगा। उस रात मैं बहुत देर तक जागती रही, पुराने एल्बम देखती रही। कार्तिक की बचपन की फोटो, उसके स्कूल के सर्टिफिकेट, अस्पताल के बिल, हर पन्ना मेरे आंसुओं से भीगता गया। मैंने मंदिर में दीपक जलाया। भगवान तूने मुझे मेरा बच्चा वापस दिया, अब तो उसके हिस्से का प्यार भी पूरा कर दे। जो भी लड़की इसे मिले बस इसे अपना ले। वो इसकी बीमारी नहीं देखे, बस इसके दिल को देखे। अगले दिन कार्तिक ने मुझसे कहा, भाभी तुम चिंता मत करो, शादी तो होगी, लेकिन अगर कोई ना मिले तो भी कोई बात नहीं, जब तक तुम हो मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने कार्तिक के माथे पर हाथ रखा, पर मेरे दिल में वो खालीपन अब भी था। उसे पता था हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसके बेटे की शादी हो, घर में बहू आए, बच्चे किलकारियां भरे, पर हर माँ की ख्वाहिश इतनी आसान कहाँ होती है। लेकिन मैं हारने वालों में से कहाँ थी। मैंने तय किया, मैं थक कर बैठने वाली नहीं। मैंने मोहल्ले की पंडिताइन से कहा, जहाँ भी कोई सच्चा रिश्ता दिखे मुझे बताना। उसने सोशल ग्रुप में भी बात फैलाई। मेरा बेटा अब बीमार नहीं है, वो जिंदा है, हिम्मत है, प्यार है, और उसे कोई तो अपना लेगा। मेरे दिल में अब भी एक ही सवाल है, क्या कोई होगा जो कार्तिक को उसके बीते हुए कल के साथ अपना लेगा? लेकिन जिस तरह मैंने कार्तिक की मौत को हरा दिया, उसी तरह वो इस अधूरी ख्वाहिश को भी पूरा करेगी, क्योंकि सच्चा प्यार देर से आता है पर आता जरूर है। कार्तिक के रिश्ते की बात अब मोहल्ले के बाहर तक पहुंच गई थी। मैंने अपनी पुरानी सहेलियों, पड़ोस की बुआओं, रिश्तेदारों, सबको फोन लगाकर कहा, पर हर बार वही लौटती हुई बात, उसका कल सामने आ जाता। अरे बहन जी, आपकी ममता को सलाम, पर आजकल कौन अपनी लड़की को ऐसे लड़के से बांधेगा? मैं हर फोन के बाद एक गहरी सांस लेती, फिर अगले ही पल फोन उठाती और अगली उम्मीद पर बात शुरू कर देती। कार्तिक ने अब शादी की बात पर बोलना ही छोड़ दिया था। वो अपने ऑफिस में भी देर तक बैठा रहता, कभी पुरानी फाइलों में झांकता, कभी खिड़की से नीचे सड़क पर भागते लोगों को देखता। वो देखता सड़क पर कोई जोड़ा हाथ पकड़कर हंसता जा रहा है, कहीं कोई माँ अपनी बेटी को ऑटो में बिठा रही है। उसके दिल में एक टीस उठती, काश मेरे पास भी कोई होता, भाभी को थोड़ा सुकून मिलता। पर मेरे नसीब में तो बस अस्पताल की मशीनें थी। कभी वो अपनी ही फाइल पर पेन से लाइनें खींचता, कलेक्टर हूं पर अधूरा हूं। मैं रात में मंदिर के सामने बैठ जाती, दिया जलाती, फिर कार्तिक की बचपन की फोटो पर हाथ फेरती, फिर भगवान को देखती, कभी कार्तिक के सिराने बैठकर उसका माथा सहलाती। मेरे दिल के अंदर भी बहुत कुछ टूटा पड़ा है। इसी शहर में एक लड़की थी, अनुपमा। वो एक एनजीओ में काम करती थी। वो कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए मुफ्त क्लासेज लेती थी, अस्पतालों में कैंप लगवाती थी। एक दिन शहर में बड़े सरकारी अस्पताल में एक सेमिनार था, जिसमें कलेक्टर कार्तिक को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। अनुपमा स्टेज पर प्रेजेंटेशन दे रही थी। उसने बच्चों की तस्वीरें, आंकड़े और सरकारी योजनाओं पर बात की। कार्तिक सबसे पीछे खड़ा होकर उसे सुन रहा था। उसे हर शब्द में ईमानदारी दिख रही थी। उसने पहली बार किसी लड़की को देखा जो लोगों की बीमारी को कमजोरी नहीं, हिम्मत बना रही थी। सेमिनार के बाद अनुपमा बाहर
कॉरिडोर में थी। कार्तिक भी वहीं खड़ा था। अनुपमा ने उसे देखकर हाथ जोड़ लिए। सर नमस्ते, मैंने आपका इंटरव्यू पढ़ा था, आपसे मिलना चाहती थी। कार्तिक ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ कैंसर सर्वाइवर स्कॉलरशिप प्रोग्राम पर भी काम करें। अनुपमा की आंखों में चमक आ गई। सर, आप जैसे अफसरों से ऐसी ही उम्मीद होती है। कार्तिक और अनुपमा अब कुछ सरकारी प्रोजेक्ट में साथ में काम करने लगे। मीटिंग्स में, कैंपों में अनुपमा हर बार कार्तिक से खुलकर बातें करती। वो उसे सर कहती, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं होता। एक दिन किसी कैंप में एक बुजुर्ग महिला ने कार्तिक से पूछा, बेटा तुमने शादी नहीं की अब तक? कार्तिक ने चुप होकर अनुपमा की तरफ देखा। अनुपमा ने बुजुर्ग के कंधे पर हाथ रखा। अम्मा, ऐसे लोग अकेले नहीं होते, पूरा शहर इनके साथ है। कार्तिक की आंखों में अनुपमा के लिए कुछ पल को अजीब सा अपनापन जागा। कार्तिक ने खुद अनुपमा को अपनी बीमारी का सच बताया। एक दिन ऑफिस के कैबिन में जब वो दोनों देर रात प्रोजेक्ट बना रहे थे तो कार्तिक ने कहा, अनुपमा तुम्हें पता है मैं कैंसर से लड़ा हूँ। आज भी कभी कभी डर लगता है कि सब ठीक तो रहेगा ना। अनुपमा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, कलेक्टर बनने से बड़ा कमाल कोई कर सकता है क्या? तुम जिंदा हो वही बहुत है, बाकी सब भगवान के हाथ में है। कार्तिक को पहली बार लगा कोई है जो उसकी बीमारी को जज नहीं कर रहा। अनुपमा की बातें अब मुझ तक भी पहुंची। कार्तिक ने पहली बार मुझसे कहा, भाभी मैं अनुपमा से बात करता हूँ, अगर तुम्हें सही लगे तो एक बार देख लेना। मेरी आंखों में फिर से वो बुझी हुई लौ जल उठी। बेटा तू किसी को पसंद करता है, वो भी तुझे ऐसे ही समझे, इससे बड़ा क्या चाहिए? लेकिन बात इतनी आसान कहाँ थी। अनुपमा के घर वालों को जब पता चला कि वो एक कैंसर सर्वाइवर से शादी करना चाहती है तो जैसे घर में तूफान आ गया। उसके पिता ने कहा, तू इतनी पढ़ी लिखी है, एनजीओ में काम करती है और तू अपने लिए एक बीमार आदमी देख रही है। अनुपमा ने कहा, पापा वो बीमार नहीं है, वो मेरी नज़र में जिंदा रहने की सबसे बड़ी मिसाल है। लेकिन घर वाले नहीं माने। रिश्तेदारों ने कहा, कल को मर गया तो तू विधवा बन जाएगी। अनुपमा ने रोते हुए मुझे फोन किया, भाभी मैं हार जाऊं क्या? मैं कार्तिक को छोड़ दूं क्या? मेरी आवाज कांप गई। बेटी अगर तू उसे छोड़ देगी तो मैं फिर भी कुछ नहीं कहूंगी, पर तू लड़ सकती है तो लड़ना जरूर। उसके हिस्से की लड़ाई तू भी जी लेना। अनुपमा के घर अब रोज लड़ाई का माहौल था। उसके पापा दिन रात उसे समझाते, तू समझ क्यों नहीं रही है? पैसे की कमी नहीं, रिश्तों की कमी नहीं, तू किसी भी अच्छे घर में ब्याह सकती है। पर ये लड़का जो अभी ठीक है, क्या गारंटी है कल भी रहेगा? अनुपमा ने आंखों में आंसू लिए कहा, पापा तुम कहते थे ना कि आदमी की पहचान उसके काम से होती है, उसकी हिम्मत से होती है, बीमारी से नहीं। कार्तिक बीमार नहीं है, वो जिंदा रहने की मिसाल है। माँ ने गुस्से में थाली पटक दी, तू समझ नहीं रही, समाज हंसेगा हम पर, लोग कहेंगे बेटी ने बीमार पति चुना। अनुपमा ने पहली बार गुस्से में कहा, माँ क्या लोग मेरे लिए जिएंगे? जब मैं मुश्किल में होऊंगी लोग आएंगे, मेरा साथ देंगे, नहीं ना तो फिर मैं अपना फैसला खुद लूंगी। इधर कार्तिक के दिल में कुछ झिझक थी। वो नहीं चाहता था कि अनुपमा उसके लिए अपने परिवार से लड़े। उसने खुद अनुपमा को मिलने बुलाया। सरकारी गेस्ट हाउस के लॉन में अनुपमा आई। उसके बाल खुले थे, चेहरा थका हुआ था, पर आंखों में वही जिद। कार्तिक ने धीमे से कहा, अनुपमा अगर तू चाहती है तो मैं अभी मना कर दूंगा, मैं तुझे बोझ नहीं बनाना चाहता। अनुपमा ने उसकी बात बीच में ही काट दी। कार्तिक तुम कौन लगते हो मुझे मना करने वाले? तुमने अपनी मौत से लड़ाई लड़ी है, क्या मुझे मेरी लड़ाई भी लड़ने नहीं दोगे? कार्तिक चुपचाप उसकी आंखों में देखता रहा। उसे पहली बार लगा कोई सच में उसके बराबर खड़ा है। मुझको जब पता चला कि अनुपमा के घर वाले शादी के खिलाफ है, मैंने बिना बताए अनुपमा के घर जाने का फैसला किया। वो अपनी पुरानी घिसी साड़ी पहनकर, हाथ में पूजा की थाली लेकर अनुपमा के घर पहुंची। दरवाजा खुला। अनुपमा की माँ ने मुझे देखा तो पहले तो कुछ बोल नहीं पाई। मैंने थाली वहीं रखी और हाथ जोड़कर बोली, बहन जी मैं भी माँ हूँ, मैं अपनी कोख से नहीं पर भगवान की मेहर से एक बेटे को बचा लाई। अब उसकी जिंदगी बसानी है। मैं चाहती हूँ
आप अपनी बेटी देकर उसे पूरा कर दे। अनुपमा के पापा ने कड़क आवाज में कहा, बहन जी, हम आपकी इज्जत करते हैं, पर अपनी बेटी की किस्मत में आंसू क्यों लिखे? कल को कुछ हो गया तो? मैंने कांपती आवाज में कहा, तो मैं हूं ना। अगर मेरे बेटे के साथ कुछ हो गया तो आपकी बेटी मेरी बेटी बन के रहेगी। मैं उसे माँ बनकर संभालूंगी, मेरी कसम है आपको। अनुपमा के माँ बाप चुप हो गए। पहली बार उन्हें मुझ में कोई झूठ नहीं दिखा। कार्तिक की शादी की बात अब मोहल्ले में चर्चा बन गई थी। कुछ लोग ताने देते, देखो बीमार बेटे के लिए कैसी बहू फंसा ली। रामू काका ने सुन लिया और वो चिल्ला पड़े। मोहल्ले की औरतें मेरे पास आईं। बहन, हमें तेरी हिम्मत पर फक्र है, तू किसी से डर मत, तेरे बेटे को उसका हक मिलेगा। एक रात अनुपमा ने अपने पापा से साफ कह दिया, पापा, अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो मेरे फैसले का सम्मान करो। मैं भागकर शादी नहीं करूंगी, आपकी मर्जी से जाऊंगी। उसके पापा की आंखों में पहली बार आंसू आ गए। बेटी, तू अगर इतनी मजबूत है तो मैं तुझे रोकूंगा नहीं। जा जी ले अपनी मर्जी की जिंदगी। अनुपमा उनके गले लग गई। पहली बार घर में चुप्पी टूट गई। कार्तिक और अनुपमा की शादी तय हो गई। मैंने कलेक्टर ऑफिस के पीछे बने सरकारी गेस्ट हाउस में ही छोटा सा मंडप बनवाया। वो नहीं चाहती थी दहेज का दिखावा, ना शोर शराबा। बस अपनों की मौजूदगी में हो और उसका बेटा अपनी नई जिंदगी शुरू करे। रामू काका ने मोहल्ले के लड़कों से स्टेज सजवाया। मोहल्ले की औरतों ने किचन संभाला। मैंने अपनी पुरानी लाल साड़ी निकाली, वही साड़ी जो मैंने कार्तिक के पहले ऑपरेशन के दिन मन्नत मांगने के लिए पहनी थी। मैंने तय किया, वही साड़ी पहनकर वो अपने बेटे की शादी कराएगी और फिर दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से संपन्न हो जाती है। शादी के बाद एक रिश्तेदार ने मेरे कान में कहा, बहन देखो, अब तो सब ठीक ठाक हो गया, पर तुझे डर नहीं लगता अगर फिर से बीमारी लौटी तो? मैंने मुस्कुरा कर कहा, अगर बीमारी लौटेगी तो हम फिर से लड़ेंगे, क्योंकि हम हारे नहीं हैं, हम जीना चाहते हैं। और इस बार कार्तिक अकेला नहीं होगा, उसकी बीबी उसके साथ होगी। रिश्तेदार चुपचाप खड़े रह गए, उसे कोई जवाब नहीं सूझा। शादी के बाद अनुपमा जब ससुराल आई, मैंने उसके पांव धोए। अनुपमा ने कहा, भाभी, अब मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मुझे बहू मत बनाना, मुझे बेटी रहने देना। मैंने उसे सीने से लगा लिया। मुझे तो एक बेटा मिला था भगवान से, और बेटी बनकर तुमने मुझे पूरा कर दिया। अब घर में सुबह सुबह चाय की केतली में 2 नहीं 3 प्यालियां बनती। अनुपमा ऑफिस जाती तो कार्तिक उसे गाड़ी तक छोड़ने जाता। कार्तिक कलेक्टर था, पर बीबी के सामने अब भी वही सीधा साधा कार्तिक था, जो बीमार बिस्तर से कभी डर कर सिसकता था। मैं उन्हें दरवाजे तक छोड़ने जाती, उसके चेहरे पर वही सुकून था जिसके लिए उसने मंदिर के आगे कितनी रातें बिताई थी। एक दिन अनुपमा ने कार्तिक को कहा, हमें अपने जैसे लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, जो बीमारी से लड़ते हैं और फिर समाज से लड़ते हैं। कार्तिक ने कहा, करेंगे, एक बड़ा कैंसर सहायता ट्रस्ट बनाएंगे। जो गरीब लोग ऑपरेशन नहीं करवा पाते, दवाई नहीं जुटा पाते, उनके लिए मैं और तुम मिलकर लड़ेंगे। मैंने उनकी बात सुन ली। मेरी आंखों में चमक थी। अब मेरी ख्वाहिशें पूरी ही नहीं, बढ़ भी रही थी। कुछ साल बीते। कार्तिक और अनुपमा ने मेरे पास आकर एक दिन खबर दी, भाभी, अब आपकी गोद खाली नहीं रहेगी, मैं माँ बनने वाली हूँ। मैंने दोनों के सिर चूम लिए। भगवान, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, तूने मेरी ममता को पूरा कर दिया। वो रात मैंने मंदिर में दिया जलाकर गुजारी। उसने वही बात दोहराई, हे भगवान, अब जो देना है इस घर को देना, मुझसे कुछ मत लेना। जब कार्तिक का बच्चा उसकी गोद में आया तो वो नन्हा सा हाथ जैसे मेरे सारे अधूरे सपने अपनी मुट्ठी में समेटे हुए था। कार्तिक ने कहा, भाभी, इसे तुम ही बड़ा करो जैसे मुझे बड़ा किया। मेरी आंखें भर आई। अब ये मेरा दूसरा कार्तिक होगा, इसे कुछ नहीं होने दूंगी। कभी कभी मैं अपने आंगन में बैठती तो पुराने दिन याद करती। अस्पताल, वो बिल, वो मंदिर के आंगन, वो मोहल्ले की दहलीज, सब जैसे एक धुंधला सपना लगता। अब वो सपना पूरा था। कार्तिक जिंदा था, उसका घर था, बहू थी, पोता था, और मैं अब भी वहीं थी। अब बस मेरे आंसू डर से नहीं, तसल्ली से गिरते थे। कोई भी बीमारी, कोई भी डर प्यार और हिम्मत से बड़ा नहीं होता। भाभी का आंचल, भाई का सपना,
बहू का विश्वास, ये सब मिल जाए तो मौत भी हार जाती है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।